वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस न्यू फंड ऑफर का नाम है कोटक निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। इसके बारे में आपको बाकी डिटेल्स अभिषेक जी देंगे। एक इंडेक्स फंड यहाँ पर आया हुआ है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की ओर से लाया गया है। जैसे कि दिव्या ने यहाँ पर बताया, उसका बेंचमार्क जो रहेगा निफ्टी बैंक टीआरआई है, यानी कि जो निफ्टी बैंक में जितने भी कंपनीज होंगी, बैंक्स होंगे, उनको यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। उसी के बेसिस पे यहाँ पर रिटर्न देने की कोशिश की जाएगी। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 3 अगस्त यानी कि आज से ही ये खुल गया है। 17 अगस्त तक आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट आपको इसका 21 अगस्त को मिल जाएगा। वहीं मिनिमम निवेश की अगर बात करें, 500 रुपये से आप SIP और 1000 रुपये से इसमें लमसम निवेश कर सकते हैं। एग्जिट लोड की कोई चिंता नहीं है, वो निल रहेगा। फंड मैनेजर इसके अभिषेक बिसेन हैं, सतीश दंदोपति हैं, इसके अलावा जीतू जी यहाँ पर इसको फंड को मैनेज करेंगे। इसके अलावा जब पीयर कंपैरिजन में देख लेते हैं तो 3 फंड्स हैं जिन्होंने कमाल के शानदार रिटर्न दिए हैं पिछले 30 साल में। उसमें नवी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है जिसने 8.48% के रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड 8.47। इसके बाद है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी बैंक इंडेक्स 8 ऑलमोस्ट, क्योंकि इंडेक्स को यहाँ पर ट्रैक किया जाता है तो फिर सिमिलर रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इंडेक्स फंड पुराने नहीं हैं, लेकिन हाल के समय में कई सारे इंडेक्स फंड्स यहाँ पर खुले हैं, जिनमें ये वाला फंड कोटक का महिंद्रा का बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड यहाँ पर एक नया इसमें जुड़ गया है। सर, बैंकिंग सेक्टर को सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा, मतलब जानना चाहूँगा आपसे कि बैंकिंग सेक्टर आपको कैसा लग रहा है अभी, आने वाले समय में कैसे इसकी ग्रोथ स्टोरी रहेगी, फिर ये इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं, ये बता दीजिएगा। देखिए, ये क्योंकि द फंड नेम इटसेल्फ इज टेलिंग कि ये बैंकिंग सेक्टर जो है उसके ऊपर ही पूरा इसका फोकस रहेगा। और अगर आप देखेंगे जो बैंकिंग जो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, वो लगभग जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें 30% का वेटेज जो है वो बैंकिंग सेक्टर का आ जाता है। अगर पूरा BFSI का मिला लेंगे 33-34% के ऊपर चला जाता है वो। तो मैं ये बोलूँगा कि बैंकिंग सेक्टर जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे निफ्टी का और हमारी इकोनॉमी का। क्योंकि मोर देन निफ्टी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमी में अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो जाहिर सी बात है हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है या बैंकिंग से जुड़े हुए जो कंपनीज है वो अच्छा करेंगी। तो इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सेक्टर। बट इसमें एक चीज़ और भी है अभिषेक, जैसा हमने बोला कि आप अगर डाइवर्सिफाइड फंड्स की बात करते हैं तो काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स में फंड मैनेजर का एलोकेशन ऑन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी हद तक होता ही है ज़्यादा। तो ऐसे केस में इसको लेने की ज़रूरत नहीं है इन केस अगर आपके पास में काफ़ी सारा जो है बैंकिंग सेक्टर एक्सपोजर ऑलरेडी है। बट ऐसे पोर्टफोलियोज या ऐसे निवेशक जिनके पास में उनके पास जो फंड्स हैं उसका जो ओवरऑल कंस्ट्रक्ट है, तो बैंकिंग सेक्टर की एलोकेशन जो है वो अंडर ओन्ड है। मतलब वो हो सकता है 18% हो या 15% हो या 20% हो, वेर एज निफ्टी में अगर उसका 30% का वेटेज है तो आप अंडर ओन्ड है। तो ऐसे केस में फिर आप ये एक फंड को जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं और निफ्टी 50 की बात करते हैं तो जस्ट मैं एक छोटा सा आपको डेटा पॉइंट ये दे दूं कि अगर 1 ईयर का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो लगभग 3.5% माइनस रहा है और बैंक निफ्टी लगभग 1% प्लस रहा है। तो आप देखेंगे आउट परफॉर्मेंस लगभग 4.5% की हो जाती है। अगर 3 साल का देखेंगे तो भी आप निफ्टी का जो रिटर्न है वो रफली 21-22% का है और बैंक निफ्टी का लगभग 25% का है। तो वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस है। तो एक चीज ये दर्शाती है कि आप 1 साल, 3 साल या इवन 5 साल का भी डेटा लेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउटबीट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इट इज ए मतलब क्लियर इंडिकेटर कि अगर किसी ने निफ्टी 50 फंड लिया है अपने पोर्टफोलियो में, अगर वो रिप्लेस करना चाहता है बैंक निफ्टी पोर्टफोलियो से तो किया जा सकता है उसमें। अच्छा, लेकिन सर रिस्क को समझना कितना जरूरी है? ऐसे फंड में रिस्क कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये एक सेक्टर बेट है, सेक्टर का ही रिस्क है। बट एक बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनियां वो है जो इकोनॉमी की आधारशिला होती है, मतलब बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होती है। बिकॉज ऑटो सेक्टर हो, हाउसिंग सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, इन सभी सेक्टर से ज़्यादा एक सेक्टर जो जुड़ा होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। बिकॉज एंड ऑफ द डे ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए आपको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी आपको बैंक से आएगी। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये बैकबोन हो गई, बाकी सभी इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं। तो इसमें अगर ये सेक्टर बहुत खराब कर रहा है तो जनरली आपकी इकोनॉमी खराब कर रही है। क्योंकि ये हो सकता है कि बाकी सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, भाई फार्मा अच्छा नहीं कर रहा है, या बाकी सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, IT अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर पूरा खराब कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन भी है कि आपकी इकोनॉमी ही अच्छा नहीं कर रही है। तो फिर उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको, बट अगेन ये सबके लिए नहीं है कि हर कोई इस फंड को ऐड कर ले। दो तरह के लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा जिनको
इंडेक्स फंड लेना है और निफ्टी 50 उन्होंने फंड लिया हुआ है, तो अगर वो चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट ली जाए कि जहां निफ्टी 50 को बीट करने वाला कोई इंडेक्स फंड है, तो फिर आप ये बैंक निफ्टी जो बैंक इंडेक्स फंड है वो लिया जा सकता है। सो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसके अगर इससे कंपेयर करें तो कौन सा बेटर रहेगा यहाँ पर? सो देखिए, अगर ब्रॉडर आपको मिल रहा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें आपको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। ये मैंने इसीलिए बहुत क्या बोला कि बहुत ही पर्टिकुलर एक सेगमेंट हो गया जो निफ्टी 50 इंडेक्स वाले जो लोग हैं या जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। तो इसके मतलब जो आप ये कह सकते हैं रियल टेकर्स या ये जिनको लेना चाहिए वो थोड़ा कम हो सकता है परसेंटेज इन्वेस्टर्स की, बट उनके लिए है जो इस चीज को समझते हो। ठीक है सर लास्ट सवाल मेरा एनएफओ पर कि एनएफओ के लिए ऑप्ट करें या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐसे फंड्स हैं उनकी तरफ जाएं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दिव्या, बिकॉज क्या होता है एंड ऑफ द डे फंड मैनेजर जो होते हैं वो जो भी निफ्टी के बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनको ही फॉलो करेंगे, और ट्रैकिंग एरर जितनी कम होगी फंड की परफॉर्मेंस उसी तरीके से निकल के आएगी। तो ये थोड़ा सा समय देना पड़ेगा देखने के लिए कि एनएफओ वाला जो फंड है वो आने वाले समय में वो आउट परफॉर्म कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो एक्सपेंस रेशो, प्लस अगर उनका जो ट्रैकिंग एरर है वो जितनी कम होगी उतनी आउट परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो ऐसे केस में एग्जिस्टिंग फंड भी लिया जा सकता है, अगर एनएफओ में लेना तो एनएफओ भी लिया जा सकता है। ठीक है सर, एक बहुत ही ठीक है, ये इन्फो पर चर्चा होगी। सर फटाफट से एक टिप्पणी हमारे एक पोर्टफोलियो पर। श्रीनु हमारे एक व्यूअर है, बहुत देर से पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, टाइम मिला इनका पोर्टफोलियो पिक करने का। 29 साल उम्र है, अगले 15 साल तक के लिए जो है 10% स्टेप अप के साथ पोर्टफोलियो कंटिन्यू करेंगे। 1.5 करोड़ जुटाना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है। मोतीलाल ओसवाल का फंड कौन सा इन्होंने लिखा है? निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, इन्वेस्को का स्मॉल कैप है, कोटक का गोल्ड फंड ऑफ फंड है। कैसा लग रहा है सर ये पोर्टफोलियो आपको? हालांकि अगर मैं कमेंट्स में इनका देख पाऊँ कि मोतीलाल ओसवाल का कौन सा ये फंड है इनका, बाकी सर बाकी फंड्स आपको कैसे लग रहे हैं 15 साल के लिए आज से 1.5 करोड़ रुपए जुटाने? देखिए 16,000 के आसपास इनकी सिप हो रही है दिव्या। हाँ जी, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है सर ये। ओके, तो 16,000 का इनका जो अमाउंट है 10% का स्टेप अप करेंगे, 15 साल के लिए ये कर रहे हैं। और हम अगेन वही लेते हैं कि 12% की अगर ग्रोथ रेट से ये बढ़ता है तो 1 करोड़ 32 लाख के आसपास इनका जो है पोर्टफोलियो बनेगा। तो थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो रहा है, ये थोड़ा सा शॉर्टफॉल जो होता है वो अपना सिप का अमाउंट बढ़ा के इजीली कर सकते हैं। 18,000 की सिप बेस, यहाँ से 18,000 का बेस शुरू कर लें श्रीनु, और वहाँ से 10% का आप स्टेप अप करते रहे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अभी फिलहाल इसी से ही चलना चाहते हैं तो करते रहिए, बीच बीच में टॉप अप करते रहिए, तो आप इजीली अपना जो टारगेट पूरा कर लेंगे। ओवरऑल पोर्टफोलियो मुझे आपका अच्छा लगा।